हेलो दोस्तों, आज का जो ये सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी नो कि अभी द नेक्स्ट 7 days इज़ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ बिफोर SBIPO प्री। और SBIPO प्री में अगर हमें अपना बेस्ट देना है तो इन 7 days को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना हमारे लिए एकदम मैंडेटरी है। अब जब भी मैं ये बात कहता हूँ कि अच्छी तरह से यूज़ करना, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट थिंक आप में से कि सर इसका मतलब ये है कि क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, वी शुड कंप्लीट द कोर्स अगेन एंड अगेन, रिवाइज द कोर्स अगेन एंड अगेन। नाउ ये जो चीज़ है ना, अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड इसी को मैं आज मना करने आपको यहाँ पे आया हूँ। बिकॉज अभी अगर आप इन 7 दिनों में ये कोशिश भी करोगे कि आप एक बार पूरे कोर्स को एक बार फिर से ख़त्म कर दो, सबको एक बार रिवाइज कर लो, राइट, देन यू वुड बी डूइंग योर सेल्फ अ डिससर्विस। आप अपने साथ सबसे बड़ी ज्यादती करोगे और वो आपको इस सेशन के एंड तक पता चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, राइट? आपको जो करना है वो है यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू प्लान योर प्रिपरेशन इन अ वे सो दैट यू इन्वेस्ट टाइम, ताकि आप इन्वेस्ट करो टाइम देयर वेयर यू नीड इट द मोस्ट। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब आपको एक वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी को फॉलो नहीं करना है, आपको ऐसा एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि ये 7 दिन में यू वर्क फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर एवरीवन एल्स, राइट? एक ही तरह का स्ट्रैटेजी बना दिया और वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे क्रिएट करेगा? So you would do a lot of hard work, yes, but would that be smart? No. Would that give you the best benefit? No. तो अगर ये दोनों चीजें आपका नहीं होगा तो वो क्यों करना है? ठीक है, सो दिस इज वन। सो किस तरह से करें? देखिए, इस स्टेज पे आके प्रिपरेशन का जो टेक्निक है वो होना चाहिए मॉक बेस्ड या टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय मॉक बेस्ड और टेस्ट बेस्ड प्रिपरेशन? उसको आप जैसे ही देखोगे अगले 10 मिनट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि इसलिए सर बोल रहे थे। बट द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड इट इज दैट कि देखो अभी इन 7 days में आपकी तैयारी कुछ भी रही हो, इन 7 days में वो तैयारी एकदम जमीन से आसमान वाली जो है बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। A huge difference would come in your content, in your knowledge, in your abilities of basic English और for that matter quant reasoning, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? तो आप इस दौरान कुछ कुछ चीज़ें जिसमें आप वीक हो मेजरली, या ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर दे सकता है, उस पर काम कर सकते हो और उसके वजह से आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आ सकता है। और वो कैसे करोगे? उसके लिए आपको पहले पता होना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे होते हो और वो स्टेज कैसे डिसाइड होगा, वो होगा आपके मॉक के स्कोर के बेसिस पे। तो लास्ट कुछ मॉक में आपको कंसिस्टेंटली कितना मिला है उसके ऊपर देखिए। आज ऑब्वियसली ये पूरा सेशन इंग्लिश के ऊपर डिपेंडेंट होगा और इसमें मेजर मेरा टारगेट रहेगा कि अगर इवन इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग 15 मार्क्स, राइट, उसको मैं ऐसा गाइड कर सकूं कि वो अगर सिंसियरली फॉलो कर गया ये 7 दिन में, देयर इज अ चांस दैट ही कैन क्रैक दिस एग्जाम विद 30 मार्क्स इन इंग्लिश इन SBIPO। आपको पता ही है SBIPO प्री में इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 40 मार्क्स है आउट ऑफ 100, जबकि बाकी दोनों का 30-30 है। बट हैविंग सेड दैट, जो मैं टेक्निक्स और जो मैं तरीका और जो मैं फिलोसफी आपको अभी शेयर करने वाला हूं, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल अदर सेक्शंस ऑफ द प्रीलिम, राइट? बाकी जो 2 सेक्शन है, तो अगर इसके ऊपर बेसिस करके इसको समझने के बाद अगर आप क्वांट और रीजनिंग के लिए भी ऐसा ही एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, मैंने बोला कि हर एक के लिए अलग होगा, तो ये जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होगा ये कितने पे डिवाइडेड होंगे? 3 लेवल पे, राइट? लेवल 1 वो है जिनको इंग्लिश में मोर देन 30 मार्क्स ऑलमोस्ट ऑल मॉक्स में मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली, राइट? एक आध में थोड़ा सा कम, ठीक है, बट ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स में ऐसा मिल रहा है। तो सेकेंड लेवल इज वो जिनको 20
to 30 मार्क्स मिल रहे हैं, कभी 27, कभी 22, ये जो शिफ्ट होते रहते हैं, बट नॉर्मली दे गेट इन द रेंज ऑफ 20 to 30। और लेवल 3 वो लोग जो कभी कभी शो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, बट मेजरली 20 के नीचे उनका स्कोर आ रहा है। तो ये तीनों लेवल्स के लिए अलग अलग चीज़ें करनी है। हाँ, जो लेवल 1 में करना है वो शायद लेवल 3 में भी करना पड़े, इसीलिए पूरे सेशन को देखना, बट देयर वुड बी डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दीज 3। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले लेवल से। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के पार्ट नहीं हो दोस्तों, तो आप बन जाइए उसका पार्ट। ओपन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर देयर। चलिए, अब लेवल 1 है हमारा वो बच्चे जो 30 के ऊपर कंसिस्टेंटली इंग्लिश सेक्शन में स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 40। अब इनको क्या करना चाहिए, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आप 30 मार्क्स के ऊपर कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि यू आर मोस्टली डूइंग थिंग्स राइटली। तो यू डू नॉट topple the apple cart, or even you do not change anything in the apple cart which is perfect। का मतलब ये हुआ, देख जो भी आप कर रहे हो वो सिस्टम आपके लिए भी वर्क कर रहा है, सो कीप इट वर्किंग, डोंट चेंज इट टू मच, राइट। इसका मतलब क्या ये है कि 7 दिन जो है एकदम सो जाओ, कुछ नहीं करना है? नहीं, देयर इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज यू शुड टेक मॉक्स एंड एनालाइज देम थॉरोली। Now, what do I mean by take mocks? How many mocks should you take? Now, this is true for everyone. Okay, so you should take around 7 to 10 mocks in the next 7 days. Okay, a lot of people ask me कि सर कितने मॉक लगाए, दिन में 2, 3? नो, इतने सारे मत लगाओ। देखो, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर थिंकिंग एग्जाम, नॉलेज एग्जाम नहीं है, राइट। आपको कितना आता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितना सोच के वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करके सोल्यूशन निकाल सकते हो सकता है आपको ये सुन के बड़ा अजीब सा लगे, क्योंकि इंग्लिश को ऐसे लोग नहीं देखते हैं, बट क्वांट और रीजनिंग के जैसे ही इंग्लिश में भी वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही देख रहे हैं, जस्ट वो लैंग्वेज में देख रहे हैं। आप अंग्रेजी में कितने बड़े 30 मार्क खान हो वो चेक ही नहीं कर रहे हैं। So therefore, in a thinking thing, you would not be able to think too much if you take 3 mocks a day. अब इसका मतलब ये आपको लेना ही है। अब इसके बाद क्या करना है? एनालाइज करना है ना। थोड़ा बहुत मैं एनालिसिस के बारे में बता देता हूँ क्या है, बट अगर एनालिसिस को अच्छे तरीके से समझना है कि किस तरह से एनालिसिस एक मॉक का करना चाहिए, उससे सबसे अच्छा निचोड़ कैसे निकालना है, तो उसके लिए आप मेरा ये ABI मेथड वाला जो लेक्चर है ये देख लेना। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन डिटेल इन दैट। ये मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा ना। अब एनालाइज का मैंने बताया था कि ब्रीफ में बता दूंगा। बेसिकली क्या है कि हम मॉक क्यों देते हैं, ताकि अगले मॉक में हम बेटर कर सके, हम अपने खामियों को समझ सके और उनको जो है ओवरकम कर सके। यस, राइट। तो अब खामियों को समझोगे कैसे अगर एनालिसिस नहीं करोगे? तो एनालिसिस में प्रोसेस क्या होता है कि आपने कोई मॉक दिया, इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, लागू ये दोनों बाकी दोनों सेक्शन में भी होता है। तो 40 में से मान लेते हैं कि आपने 25 या 30 क्वेश्चन किया, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से आपके 20 सही हुए और मान लेते हैं 10 गलत हुए, राइट। तो आपके 40 में से आपने 10 अनअटेम्प्टेड किया और 20 सही किए, ओके। तो आपका स्कोर क्या आया? आपका स्कोर आएगा 17.5, ठीक। नाउ अब ये जो 20 क्वेश्चन हैं, इनको आप मॉक के बाद लेके बैठे और इनको फिर से ट्राई किया 30 40 सेकंड, जिसमें भी जितना टाइम लगता है उसमें दिया, राइट। नॉट मोर देन 20 मिनट्स फॉर द होल सेक्शन, बट वही 15 मिनट और देके इस सेक्शन में आपने किया। तो उसके बाद मान लेते हैं आपका 5 इसमें से बन गया और इसमें से आपके 3 बन गए, ठीक है। तो टोटल 8 बन गए। तो अब आप यहां पे देखोगे तो यू वुड सी कि आपका टोटल अभी करेक्ट 28 हो गया, 20 नहीं हुआ। और बिकॉज यू वेंट थ्रू इट, यू वुड ऑल्सो नो कि इनको छोड़ना चाहिए था, इनको नहीं करना चाहिए था बाकी जो बचे हैं। अगर उनको छोड़ दिए होते तो 28 ही आपका स्कोर होता। चलो मान लेते हैं कि 4 गलत हो गया, फिर भी 27 आपका स्कोर होता। सो दिस इज योर पोटेंशियल स्कोर, जो उस दिन बाकी और कुछ भी नहीं करते,
आप अगर कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं भी करते तो भी आपको ये आ सकता था, जबकि आपको आया कितना ना 17.5, 10 मार्क्स का तो डिफरेंस यहीं पे हो जाता। और ऑब्वियसली ये उनके लिए काम का नहीं है जिनका 30 से ऊपर आ रहा है, वहां पे शायद 1-2 नंबर का ही इजाफा होगा, बट बाकियों के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, राइट। और एक चीज, जो भी मेरे अचीवर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ही मैसेज एक दे देता हूँ छोटा सा। देखो, आप लोग ज़्यादातर लोग जिन्होंने मुझे सिंसियरली फॉलो किया अभी 30 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर रहे हो इंग्लिश सेक्शन में, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मेरा दोस्तों, इस पीरियड में अगर आपका कोई स्पीड एक्सेलरेशन मॉड्यूल का, सैम मॉड्यूल का अगर कोई लेक्चर मिस हो गया है वो चेकआउट कर लेना, और सेम मॉड्यूल का मतलब स्कोर एनहांसमेंट मॉड्यूल का प्रीलिम वाले जो लेक्चर मैंने लिए हैं उनको मिस मत करना। मेंस वाले अभी देखने की जरूरत नहीं है, पर उनको मिस मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं उस लेवल पे जहां पे 20 to 30 में आप स्कोर कर रहे हो। पहली बात तो पहला 2 जो स्टेप है, पहला 2 जो टास्क है वो सबके लिए सेम रहता है, आपके लिए भी है। 7 से 10 मॉक आपको देना पड़ेगा, एनालाइज थॉरली करना पड़ेगा, राइट। एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, बाकी तो आप देख लेना वहां पे। अब उसके बाद क्या करना है ना, जो 30 मार्क्स के ऊपर स्कोर कर रहे हैं उनको प्रायोरिटाइजेशन में ज्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। बट आप लोगों को प्रायोरिटाइजेशन में चेंज करना पड़ सकता है। अभी मैंने दिखाया ना कि एनालिसिस में क्या क्या हमें दिखता है, तो हो सकता है कि 20 से नीचे जो स्कोर कर रहे हैं उनको 10-12 नंबर बढ़ रहे हैं, पर आपको भी 5-7 नंबर बढ़ सकता है, ऐसा एनालिसिस करोगे ठीक से तो, राइट। अगेन आई विल रिपीट इट कि जो मैं टेक्निक्स अभी शेयर किया और एबीआई मेथड में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है, वो आपके क्वांट और रीजनिंग में भी काम आएगा। तो ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपके पूरे प्रीलिम में काम आएगा। नाउ अब मैं बोल रहा हूं प्रायोरिटाइजेशन। व्हाट डू आई मीन बाय प्रायोरिटाइजेशन? प्रायोरिटाइजेशन का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन मेरे से कम टाइम पे बनेगा और मेरी एक्यूरेसी जिसमें ज्यादा है उसको पहले करूं, और जिसमें सबसे मेरी एक्यूरेसी खराब है और टाइम सबसे ज्यादा लगता है उसको मैं बाद में करूं, राइट। ठीक है, तो ये होता है प्रायोरिटाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर आपको डिटेल में जानना है कि किस तरह से एसबीआई पीओ प्री मॉक में इंग्लिश सेक्शन को प्रायोरिटाइज करना है, उसके लिए मैंने एक लाइव मॉक लिया था अभी रिसेंटली, शायद 1 हफ्ते पहले, राइट। उसको चेकआउट कर लेना, इस वाले लेक्चर को। इसका भी लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा सर ये बता रहे थे, इस क्वेश्चन को अब छोड़ना है, इस क्वेश्चन को अभी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, राइट। नाउ आफ्टर यू हैव एनालाइज्ड इट, अच्छा तो ये तो हो गया प्रायोरिटाइजेशन नेक्स्ट मॉक के लिए, कि आपने एक बार एनालिसिस कर लिया तो प्रायोरिटाइजेशन नेक्स्ट मॉक के लिए। अच्छा, जब आपने एनालाइज कर लिया तो और एक चीज भी आएगा, वो ये है कि आपके वीक एरियाज के बारे में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो आपका स्कोर किस लिए नहीं आ रहा है, 2 रीजन की वजह से। हो सकता है कि आपका जो है कॉन्सेप्ट कुछ चीजों में क्लियर नहीं है, उसकी वजह से, राइट। और मेजरली 80% ऑफ द केसेस में अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर किए हो, इस मोमेंट में आके आपका स्कोर कॉन्सेप्ट से कम, नॉलेज से कम फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता है टेस्ट टेकिंग से, राइट। ओके, तो टेस्ट टेकिंग वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेकिन हम कॉन्सेप्ट और नॉलेज वाला पार्ट भी तो एकदम छोड़ नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर हमें दिख जाता है एनालिसिस से कि अच्छा ये वाला एरिया है अभी भी मेरा वो उतना अच्छा नहीं बना है, तो उसको रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज कैसे करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, राइट, और वो भी टाइम बाउंड तरीके से। ओके, अब ये टाइम बाउंड तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितना टाइम देना चाहिए, कितने क्वेश्चन करना चाहिए, वो मैं अगले लेवल पे जो स्टूडेंट्स है उनके गाइडेंस के साथ आपको बता दूंगा। पर नॉर्मली ये देखा गया है कि आप लोगों को जो 20 to 30 में स्कोर कर रहे हैं वो उनको 1 या 2 वीक एरियाज उनके रहते हैं जिनको वो एक बार ब्रश अप कर लेंगे तो अच्छा होगा एग्जाम के लिए। बट प्लीज अंडरस्टैंड यू गाइस कि आप लोग बहुत क्लोज हो वो 30+ को क्रॉस करने में, और अगर एक बार 30+ क्रॉस कर गए आप, और इवन 25+ भी अगर कंसिस्टेंटली क्रॉस कर गए, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड फॉर मेंस इज वेरी वेरी हाई। व्हाई? बिकॉज आपको पता है 40 नंबर है इसमें, तो इसमें जितना स्कोर कर पाते हो बाकी 2 सेक्शन में उतना स्कोर करने का स्कोप नहीं है, राइट। तो ये आपके पूरे स्कोर को जो है पुश कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट लेवल जिनको 20 से नीचे आ रहा है, 12, 13, 14, 15, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे, ठीक है। हो सकता है उनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हो सकता है उनके बहुत सारी चीजें रह गई है, पर अभी सब कुछ करने का तो टाइम है नहीं ना, 7 दिन में तुम सब कुछ तो कर नहीं पाओगे, तो यू हैव टू पिक एंड चूज। और पिक एंड चूज ऐसे करना पड़ेगा
स्मार्टली करना पड़ेगा ताकि आपको उसका नुकसान ना भरना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो आपको, राइट। इफ नॉट 30, कम से कम आप 25 से ऊपर तो जाओ, ओके, एंड दैट वुड स्टैंड यू इन गुड स्टेट, आप लोगों को एक बहुत अच्छा मकाम दे देगा, 10 नंबर का अगर एक्स्ट्रा मिल गया आप लोगों को, एंड दैट इज व्हाट वी हैव ट्राई ना। उसमें ऑब्वियसली पहला 2 जो टास्क है वो तो लेवल 1 लेवल 2 दोनों को करना है, आपको भी करना है। अब उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन ये लेवल 2 को करना है, आपको भी करना है। यहां पे चौथे टास्क में जाके थोड़ा सा चेंज होता है। अपने लेवल 2 ने दोनों ने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए, आपको शायद ऐसा हो सकता है, शायद मैं बोल रहा हूं कि थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स दिखे या एरियाज दिखे, मैं एरियाज को भी लिस्ट भी करूंगा, डोंट वरी, जिनमें आपका शायद अच्छा ना हो, राइट। टोटल 5 मेजर एरियाज होते हैं इंग्लिश सेक्शन में। बहुत ही अनलाइकली है अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया है, पांचों के पांचों आपके वीक एरियाज होंगे, मैंने लिखा है, बट नॉर्मली नहीं होते। नॉर्मली 2 से 3 में ही आप लोगों के दिक्कत होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए पहले 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। नाउ अब ये 5 एरियाज कौन से हैं उनको देख लेते हैं। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कोई एरिया आपका वीक है उसमें आपको कितना प्रैक्टिस करना है। अच्छा, लेवल 2 वाले भी यहां पे सुनो ध्यान से, बिकॉज आपको भी यहां से ही मिलेगा आइडिया कि कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कहां से प्रैक्टिस करना है उसमें मैं आऊंगा। अब 25 क्वेश्चन फिलर्स के, सिंगल डबल फिलर्स, और 5 सेट क्लोज टेस्ट के, इतना आपको करना है अगर फिलर और क्लोज टेस्ट आपके वीक एरियाज है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 से 15 पैसेज खुद से प्रैक्टिस। नाउ रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, ये कोई क्लास में प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुद से बैठ के प्रैक्टिस। टीचर के साथ साथ बहुत सारा कुछ हो जाता है जो आप खुद बैठते तो नहीं होता है। Therefore the most important part is your own practice, and that too limiting time in that, very important ये term bound practice। वो vocab application के 100 क्वेश्चंस अगर vocab आपका वीक एरिया है। ग्रामर अगर आपका ये वीक एरिया है तो ग्रामर में 3 मेजर सेगमेंट्स होते हैं, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, एरर करेक्शन और मिसलेनस, जिसमें स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, ये सारा आता है, मैच द कॉलम में ये सारा आता है। तो ये 30 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के अगर ग्रामर ये वीक है, 20 करेक्शन के और 20 मिसलेनस के। अगर आपको लगता है कि नहीं डिटेक्शन तो मेरा परफेक्ट है तो सिर्फ ये दोनों कर लो, अगर आपको लगता है कि नहीं करेक्शन तो मेरा परफेक्ट है तो ये वाला छोड़ दो, ये दोनों कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। पिकिंग एंड चूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पैराजम्बल्स एंड पैरा कंप्लीशन, द 5th सेगमेंट इज देयर। अगर ये वीक एरिया है तो इसके कोई 20 क्वेश्चन, और पैरा कंप्लीशन, पीसी मतलब पैरा कंप्लीशन, उस पे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नाउ दिस इज व्हाट यू शुड बी प्रैक्टिसिंग बॉक्स के अलावा, ठीक है। अब वो सिर्फ उसी सेगमेंट में से जहां पे आप वीक हो, सब में नहीं। अब ये कहां से प्रैक्टिस करें? देखो, अगर यू आर अ स्मार्ट किरिया स्टूडेंट देन यू कैन टेक इट फ्रॉम द टॉपिक टेस्ट। भाई टॉपिक टेस्ट मिलता है, सेक्शनल टेस्ट मिलता है आप लोगों को, उन टेस्ट से आप लोग करो ना, राइट। तो वहां से ही आपको मिल जाएगा टेस्ट वाइज आपको क्वेश्चंस, और उनमें से इतने जो क्वेश्चंस मैंने बोले वो कर लो, बस क्यूरेटेड है, सब कुछ परफेक्ट है। अगर आप बाहर से कर रहे हो तो देख लेना कि क्यूरेटेड हो, टॉपिक टेस्ट टाइप भी कुछ कर लेना, राइट। तो इस तरह से कर लेना। डोंट गो फॉर मटेरियल्स दैट आर नॉट वेरीफाइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये कि सर लेक्चर्स कितना देखें, और ये सबके लिए है। देखो, जिनका 30+ हो रहा है उनको तो मैंने मना ही किया है, सिर्फ अगर वो अचीवर्स में, तो अचीवर्स में जो मैंने रेलेवेंट लेक्चर्स लिए हैं और मिस हो गए वो देखना है। पर ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो 20 to 30 के बीच में है कि क्या करें, कितना लेक्चर देखें ना। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, बार बार मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस बोल रहा हूं, तो ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक में करना कैसे है उसके लिए आपको हेल्प करेगा कुछ लेक्चर्स, उसको मैं पहले शेयर कर लूं, एंड देन आई विल कम टू कि भाई ओनली रेलेवेंट लेक्चर्स किस तरह से आपको डिसाइड करना है। पहला इज देन कि ये जो मैंने फिलर्स और क्लोज टेस्ट का लिया था आप लोगों के साथ लेक्चर, उसमें 20 सेकंड ट्रिक बताया था आप लोगों को। वही 20 सेकंड ट्रिक में क्या था कि इतने टाइम में करना है, स्किप कब करना है, ये सारा कुछ बताया था। इससे क्या होता है, इससे आपके दिमाग में आइडिया आता है कि अच्छा सर बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में इतना टाइम देना है। ये जो टाइम का आइडेंटिफिकेशन है, कितना तक तुम एक क्वेश्चन को दे सकते हो बिना अपने ओवरऑल पेपर को खराब किए, इसको तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो वो उस वाले लेक्चर्स, ये वाला लेक्चर, फिर ये वाला लेक्चर, ये दोनों क्लोज टेस्ट में और वोकैब में आपको हेल्प करेगा उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा,
आरसी और वोकैब में और हेल्प करेगा अगर आप वॉर के लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हो। आप लोगों को पता ही है 30 डे जो मेरा चैलेंज था उसमें मैंने आरसी इतने सारे अच्छे प्रैक्टिस करवाए, इंक्लूडिंग रीडिंग स्पीड को आपके बढ़ाना, और फिर वोकैब जो पिछले सालों तक आए हुए हैं एसबीआईपीओ में उन सारे वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस को भी हमने डिस्कस किया है क्लास में। तो ये जो कुछ लेक्चर्स हैं इनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको आरसी टाइम बाउंड तरीके से कैसे करना है, वोकैब टाइम बाउंड तरीके से कैसे करना है, क्लोज टेस्ट टाइम बाउंड तरीके से कैसे करना है। अब अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही सेशन ग्रामर और पैराजंबल का भी आपको दे दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए टाइम बाउंड तरीके से कैसे प्रैक्टिस करना है, तो कमेंट सेक्शन में राइट ग्रामर एंड पीजे इफ देयर आर इनफ कमेंट्स। क्या करूंगा, आप लोगों को एक अच्छा सेशन गिफ्ट कर दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, राइट। नाउ वॉच ओनली रेलेवेंट लेक्चर्स पे आते हैं। अभी अब रेलेवेंट लेक्चर्स क्या है? रेलेवेंट लेक्चर्स, अब मैंने क्या बताया, ऐसे लेक्चर्स मैंने आप लोगों को रेफर किया जिसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, तो आपको भी वैसे लेक्चर्स जिसमें टाइम बाउंड प्रैक्टिस है, नॉट मोर देन 4-5, आरसी को छोड़ दो, आरसी के लिए तो अलग, जो डेली आप करते हो वॉर लेक्चर दैट वुड बी मोर देन इनफ। ये 4 में के लिए 4 लेक्चर, नॉट मोर देन दैट, इस पीरियड में आपको करना है। दैट इज ऑल्सो आप लोग अगर 20 मार्क्स या 20 to 30 मार्क्स के अंदर हो, अगर 20 to 30 मार्क्स के अंदर हो जिसमें आपको दिक्कत है वही वाला लेक्चर करो, ऐसा नहीं कि चारों के चारों कर लो। ठीक है, राइट। और जो 30 के ऊपर कर रहे हो उनको कोई लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉर लेक्चर्स को अगर आप अटेंड कर रहे हो, प्रैक्टिस होता रहेगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो ये इस तरह से आपको रेलेवेंसी ऑफ लेक्चर्स देखना है। अब एक बोनस एडवाइस देता हूं आप लोगों को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश लोग नहीं समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर यही समझ के देता है कि आपका लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है कि नहीं, एकदम क्वांट और रीजनिंग की तरह, राइट। तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड कि आपके इंग्लिश के लिए आपके नॉलेज से ज़्यादा, ग्रामर रूल्स हो, वोकैब के नॉलेज हो, राइट, उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को पूछा है, उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, और दूसरा उसमें आप किस तरह से अपने कॉमन सेंस और लॉजिक को लगा के अराइव कर सकते हो सोल्यूशन पे, राइट। दीज टू आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक, इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक है उसके बेसिस पे ही आप कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई आई शोड, राइट। सबसे इंपॉर्टेंटली कि बहुत सारे लोगों ने देखा है कि 17, 17.5 से उनका 27, 28 तक ऑटोमेटिकली पहुंच सकता है एनालिसिस के बाद। तो एनालिसिस के बाद क्या नॉलेज बढ़ता है? नहीं, राइट। नॉलेज के लिए तो मुझे क्लासेस या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उससे पहले ही आपका कैसे 10 नंबर बढ़ गया? 10 नंबर इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने टेस्ट को ठीक ढंग से दिया, राइट, और आपको अपने लॉजिक को ठीक से लगाया, इसलिए। तो why not to use it at the first go in the mock and in the test? अगर कर पाए तो आपको वो 27 एक्चुअल एग्जाम में ही मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ये जो पूरा पीरियड है, मॉक बेस्ड प्रिपरेशन है ना, तो ये जो पूरा पीरियड है ये इसलिए है कि मैं अपने अंदर टेस्ट टेकिंग की खामियां निकाल सकूं, वो प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो आपका प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है आज के डेट पे, कि मेरा टेस्ट टेकिंग कैपेबिलिटी में क्या इशू है वो निकालूं और उसको एड्रेस करूं। और उसको एड्रेस करने के लिए आपको 10 दिन 15 दिन नहीं लगेगा, जिस दिन इशू मिल गया अगले मॉक से ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारे सॉफ्ट इशू है। तो ये आपका 70 to 80% प्रायोरिटी या टाइम इस पे फोकस करके इसके ऊपर सोचना है, और आपका 30% मैक्सिमम शुड गो ऑन कंटेंट, राइट। ओके, ऑब्वियसली जो प्रैक्टिस आपको यहां से वीक एरियाज दिखते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इसी में आएगा, राइट। तो 20 to 30% आपका कंटेंट के ऊपर जाएगा और 70 to 80% इसमें जाना चाहिए। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। होपफुली ये आपको समझ में आया एंड यू नो अंडरस्टूड नाउ व्हाट यू शुड डू इन द नेक्स्ट 7 डेज, ताकि आप वेस्ट ना करो टाइम और अपना टाइम का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करो। मंडे को 11 बजे वॉर सेशन अटेंड करना, उससे आपका जो आरसी का जो यू नो टाइम बाउंड प्रैक्टिस है वो होता रहेगा और आपको अलग से कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मॉक में जो एक आरसी करते हो उसी से आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस डन हो जाएगा। So with that I will end today. Thank you very much and all the best.